भारतीय शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दैट मीन्स जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। और स्टार्टिंग से ही नारियों को देवी तुल्य माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। हम लोग नारी शक्ति की आराधना करते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी क्या वजह है, किस चेंज की वजह से, किस परिवर्तन की वजह से इन नारियों की हालत इतनी बद से बदतर होती जा रही है। तो आज के वीडियो में हम नारियों के कालांतर से लेकर वर्तमान तक का वर्णन, स्थिति जैसी जैसी इनकी रही है उसके बारे में बात करेंगे। फिर रेप शब्द की व्याख्या, जो इसका ओरिजिन और हिस्ट्री क्या था और वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और उसके साथ साथ भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, पनिशमेंट क्या हैं, इसके लैंडमार्क केसेस क्या रहे हैं, और सबसे लास्ट में इसके मेजर अमेंडमेंट्स, इससे रिलेशन में जो भी प्रोविजन और पनिशमेंट से रिलेटेड मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बेहतर कंडीशन में थी। इनको पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिले हुए थे। इनको शिक्षा प्राप्त करने का, युद्ध में पार्ट लेने का, और उसके साथ साथ शास्त्रार्थ का, यज्ञ का, इनका सबका बराबर राइट मिला हुआ था। उस टाइम पे जो विदुषी महिलाएं थीं वो अपाला, घोषा, मैत्रेयी और गार्गी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति में कुछ परिवर्तन हुआ था, लेकिन फिर भी वो आजकल के टाइम से 1000 गुना ज्यादा और ऋग्वैदिक काल से थोड़ा सा कम था। लेकिन मध्यकाल आते आते स्त्रियों की स्थिति बहुत ही खराब होती गई। उस टाइम पे जो मुस्लिम आक्रांता और विदेशी आक्रांता थे वो विजित प्रदेशों को, जिन प्रदेश पे आक्रमण करते थे, वहां पे जीते हुए प्रदेशों में महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझते थे और उनका व्यापार और उनके साथ दुष्कर्म वगैरह आम बात हो गई थी। उसी टाइम पे बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह और बाकी के दास प्रथा, देवदासी, जौहर जैसी अनेक प्रथाएं जो कि बहुत ही गंदी कुरीतियां थी, इनका प्रारंभ हुआ था। और अगर आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें कि वुमेन्स की कंडीशन क्या है, तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट, सोसाइटी और सिविलियंस की लाख कोशिशों के बावजूद भी, इतने लॉज, इतने अमेंडमेंट आने के बाद भी इनकी स्थिति में कुछ बेहतर सुधार नहीं हुआ है। इनके साथ वैसे ही छेड़खानी, बदतमीजियां, हरेसमेंट, लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें रेप शब्द के बारे में, तो इसका एक लिटरल मीनिंग होता है फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट और विदाउट हर विल। रेप शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन टर्म रैप्टम से, जिसका मतलब टू ग्रैब, टू स्नैच या टू कैरी ऑफ होता था। और ये 14th सेंचुरी में रोमन, लैटिन और ग्रीक के जो राजा होते थे, जो उनके सैनिक होते थे, उनके थ्रू वॉर रेप या फिर सेक्सुअल स्लेवरी, उन सब कृत्यों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पे औरतों को एक वस्तु की तरह विजित प्रदेशों में जाके, जहाँ पे ये जीतते थे युद्ध को, वहाँ पे जाके औरतों के साथ दुष्कर्म करते थे या उनको दासी की तरह रखा करते थे। तो हम बात करते हैं रेप की वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पूरे विश्व में रेप की स्थिति क्या है, इसके टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2013 का दिया गया डेटा मौजूद है, जो कि हमने ज़्यादा ऑथेंटिक माना है, और ये केवल एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आता है साउथ अफ्रीका, जो कि 5 लाख केसेस पर एनम के साथ में, पर ईयर के साथ में सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पे यूएसए आता है, जो कि 1,13,695 केसेस के साथ में दूसरे पायदान पे है। तीसरे पायदान पे ब्राजील है 49,929 केसेस के साथ में। चौथे पायदान पे भारत है 33,707 केसेस के साथ में। मैक्सिको 16,472 और फ्रांस 11,171 के साथ में छठवें पायदान पे है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे अकेले भारत में ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, जो कि 2019 का डेटा है, उसमें 32,033 केसेस, दैट मीन्स कि 88 केसेस पर डे रेप के यहाँ पे आते हैं। तो बात हुई उन केसेस के बारे में जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन उन लाखों केसेस का क्या जो कि अदालत तक पहुंचते ही नहीं है, या फिर पुलिस अथॉरिटी या फिर किसी और अथॉरिटी तक पहुंचते नहीं है, जिनके बारे में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किया जाता और जिनके बारे में कोई डेटा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप के प्रोविजंस के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसकी पनिशमेंट, जो कि इसका प्रोविजन दिया गया है आईपीसी के सेक्शन 375 में, जहां पे इसकी डेफिनेशन में इसके इंग्रेडिएंट्स और सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं। नेक्स्ट इसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 376 में।
Section 375 defines rape. It provides that a man is said to commit rape if he A. penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person, or B. inserts to any extent any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person. He manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetrates into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman, or makes her to do so with him or any other person, or D. applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman, or makes her to do so with him or any other person, under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions. First, against her will. Secondly, without her consent. Thirdly, with her consent when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Fourthly, with her consent when the man knows that he is not her husband and her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. Fifthly, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. Sixthly, with or without her consent when she is under 18 years of age. Seventhly, when she is unable to communicate consent. Section 376 provides about the punishment for rape, whereas Section 376 subclause A provides that whoever commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to the imprisonment for life and shall also liable to fine. This section is subject to the provision of Section 376 subclause 2, whereas Section 376 subclause 2 describes certain situations that if the offence falls in any of such categories, then the offender is liable for the punishment for rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also liable to fine. अब अगर हम रेप के लैंडमार्क केसेस के बारे में बात करें जो कि काफ़ी चर्चित रहे हैं और उसके साथ ही साथ इन्होंने इस प्रोविज़न में कुछ ना कुछ चेंज किया है, तो वो ये सारे केसेस हैं जिनकी वजह से इनके प्रोविज़न्स में रेप के पनिशमेंट, इसके प्रोविज़न्स और इसके एक्सटेंशन में कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। इन केसेस के नंबर्स इतने सारे हैं कि अगर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन केसेस को खुद से नेट पे सर्च करके पढ़ लेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं उन अमेंडमेंट्स के बारे में या फिर उन केसेस के बारे में जिनकी वजह से इस रेप के प्रोविजंस में, इसके पनिशमेंट में चेंजेस आए हैं। जिनमें सबसे पहला केस मथुरा कस्टोडियल रेप केस 1972 का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है क्योंकि इसकी वजह से रेप के प्रोविजन में कस्टोडियल रेप को इसमें इंक्लूड किया गया। इसके बारे में डेफिनेशन, उसके बारे में पनिशमेंट दी गई। कस्टोडियल रेप के बारे में व्यवस्था दी गई है आईपीसी के सेक्शन 376 के क्लॉज बी के सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी में। और इसके पनिशमेंट के बारे में व्यवस्था दी गई है 10 साल रिगोरियस पनिशमेंट या कठिन कारावास, और उसके अलावा इसको विद इन द केस, अगर केसेस में ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, इसके ऑफेंसेस में ग्रेविटी बढ़ने के साथ साथ इसको इम्प्रीजनमेंट अप टू लाइफ और उसके साथ साथ फाइन भी इसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा केस भंवरी देवी का केस है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 11 पॉइंट्स में विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी जो कि हर वर्क प्लेस पे जहाँ पे औरतें काम करती हैं वहाँ पे इन गाइडलाइंस को इंश्योर करना आवश्यक है। ये केस सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के केस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस में काफ़ी प्रोविजंस इसमें चेंजेस आए थे। और इसी के साथ साथ इसको आप मी टू कैंपेन से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसी केस के बाद इस कैंपेन का, इस टैगिंग का, इस ट्रेंड का आरंभ हुआ था और इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रोविजंस आपको नेट पे मिल जाएंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं निर्भया केस के बारे में जिसको दिल्ली रेप केस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 या 2013 आया था, जिसकी वजह से रेप के प्रोविजंस, इसके पनिशमेंट में काफ़ी चेंजेस आए थे। इसके पनिशमेंट को और टफ बनाया गया। रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस में इसको डेथ पनिशमेंट तक पहुंचा दी गई, डेथ सेंटेंस तक पहुंचा दिया गया। और उसके साथ साथ इसके अमेंडमेंट्स में
5 पॉइंट जो कि एसिड अटैक, स्टॉकिंग से लेके सेक्सुअल हरेसमेंट वगैरह इसमें पॉइंट्स ऐड किए गए थे। तो ये था आईपीसी के इस वीडियो में रेप के बारे में, स्त्रियों की स्थिति से लेके रेप के इतिहास से लेके इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में इसका स्टैट क्या है और इसके प्रोविजन क्या हैं। बाकी रेप के एग्रीवेटेड वर्जन्स के बारे में, इसके बाकी के एस्पेक्ट्स के बारे में आगे हम वीडियो लाने वाले हैं। तो आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड बताए हैं वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और बाकी के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, वीडियोस के लिए, पॉइंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।